18 आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। नीट परीक्षा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एनटीए से कुछ सवालों के जवाब मांगे थे, जिसके बाद एनटीए की ओर से बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया। नीट परीक्षा मामले में एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया और इस हलफनामे में एनटीए की ओर से पेपर लीक से जुड़ा ब्यौरा दिया गया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में 8 जुलाई को नीट मामले में सुनवाई हुई थी। कोर्ट की बेंच ने नीट से संबंधित 38 याचिकाओं पर सुनवाई भी की थी। इसमें नीट पेपर लीक मामला भी शामिल था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एनटीए से कुछ सवालों के जवाब मांगे थे, जिसके बाद एनटीए की ओर से अब सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया है और आज की सुनवाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि इन 3 तस्वीरों के जरिए अब तक का ये पूरा मामला समझने की पूरी कोशिश कीजिए कि नीट पर सुप्रीम सुनवाई है आज पहले तो, और दूसरा सीबीआई को जो जांच है वो सौंपी जा सकती है। केंद्र का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी। सुशील पांडे संवाददाता साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, आज कितना अहम दिन? देखिए, आज बिल्कुल बहुत ही क्रूशियल हियरिंग मानी जा रही है, क्योंकि सीबीआई की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया गया है, एनटीए की भी तरफ से हलफनामा दाखिल कर दिया है और केंद्र सरकार की तरफ से हलफनामा दाखिल कर दिया गया है। एनटीए और केंद्र सरकार की तरफ से 3 महत्वपूर्ण बातें अपने हलफनामे के तौर पर कही गई हैं सुप्रीम कोर्ट से। पहला, कि पेपर लीक का ब्रॉडर स्तर पर कोई भी सबूत नहीं है। दूसरा, कि जो रीटेस्ट कराने की मांग की जा रही है याचिकाकर्ताओं के द्वारा, वो रीटेस्ट ना कराई जाए, क्योंकि 23 लाख छात्रों के भविष्य का मामला है और कुछ सेंटर पर अगर पेपर लीक की जो संभावना है उन तमाम सेंटर्स पर कार्रवाई कर ली गई है। दूसरा, कि तमाम ऐसे छात्र हैं, यानी कि कुल 67 छात्र ऐसे हैं जिनको कारण बताओ नोटिस भेजा गया है और उनके परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, अंकपत्र को रद्द कर दिया गया है और उन्हें 3 साल के लिए बैन कर दिया गया है। सीबीआई इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। बड़े स्तर पर इसकी जांच की जा रही है कि जो लाभार्थी हैं उन्हें कितने बड़े स्तर पर लाभ मिला है या नहीं मिला है। दूसरा, कि अंशिका, सीबीआई की तरफ से इसमें कहा गया है कि लगभग 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 5 ऐसे लोग हैं जो लाभार्थी थे, यानी कि जो स्टूडेंट थे, और उनसे पूछताछ की जा रही है। पटना के कुछ सेंटर्स पर पेपर लीक होने की बात कही जा रही है, लेकिन जो बार बार बातें कही जा रही थी कि टेलीग्राम से नीट यूजी की जो परीक्षा है उसके पेपर को लीक किया गया है, जिसको एनटीए ने सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं जिससे यह माना जाए कि टेलीग्राम के माध्यम से इस पूरी परीक्षा के पेपर को लीक किया गया है। अब देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार, एनटीए और सीबीआई के इन हलफनामे से कितना संतुष्ट होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह संकेत दिया था कि अगर बड़े स्तर पर लाभार्थी हैं और उनको पहचानने में दिक्कत हो रही है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भविष्य में परीक्षा को रद्द ना किया जाए। जी, अभी आने वाले दिनों में सुशील, 11 अगस्त को अगर मैं सही हूं तो बताइएगा, नीट की जो पीजी परीक्षा है वो होने वाली है। क्या आज की सुनवाई से ये तारीख प्रभावित हो सकती है? कुछ ऐसी गुंजाइश नजर आ रही है? सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दाखिल किया गया है उस हलफनामे के मुताबिक केंद्र सरकार ने जो नीट की परीक्षा हुई है उसकी काउंसलिंग की जो तिथि है वो जुलाई बताई है, कि जुलाई के दूसरे हफ्ते में काउंसलिंग शुरू की जाएगी। और बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि 11 अगस्त को इस पूरे मामले में परीक्षा दिलाने की बात कही जा रही है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में इसका निर्णय किया जाएगा और यह बताया जाएगा कि परीक्षा की डेट में कोई परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है। इन तमाम पहलुओं पर चर्चा की जाएगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर बड़े स्तर पर पेपर लीक है तो क्या परीक्षा को रद्द किया जाएगा या नहीं, ये सबसे बड़ी संभावना होगी। बहुत शुक्रिया सुशील, विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता दिए जाने के फैसले की, जिसके बाद जमीयत उलेमा-ए-हिंद हरकत में आ गया है और आज इस फैसले पर चर्चा करने के लिए जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने लीगल टीम की बैठक बुलाई है। इस बैठक में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन किया जाएगा और लीगल टीम की बैठक के बाद जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना
अरशद मदनी इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई को ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा कि अब तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं भी पति से गुजारा भत्ता की मांग कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कानून हर धर्म की महिला के लिए है और तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं भी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने पति से गुजारा भत्ता मांग सकती हैं। तो ऐसे में ये बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह दिया गया है कि जो तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं हैं वो भी गुजारा भत्ता पति से ले सकती है तलाक के बाद। ये कहता है कि इस्लामिक तलाक के बाद गुजारे भत्ते का कोई वजूद नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट को ऐसा फैसला देने से पहले कम से कम मुफ्तियान इकराम से या इस्लामिक स्कॉलर से रुजू करना चाहिए था। मेंटेनेंस लेने के कारण वो कनेक्टिविटी, वो ताल्लुक बना रहता है। तो इसको मैं कहूँगा ये गैर फितरी अमल है, इट्स अननेचुरल अप्रोच। शरीयत इस्लामिया ने भी इसका निज़ाम बनाया है और शौहर के ऊपर जिम्मेदारी आयद की है कि वो अपनी मुतल्लका बीवी का खर्चा दे जब तक कि उसका दूसरा निकाह नहीं हो जाता। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुस्लिम महिलाओं में बहुत खुशी है। बरेली में आला हजरत की बहू तलाकशुदा निदा खान ने फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि मुस्लिम महिलाओं को शरीयत के नाम पर परेशान किया जाता है और वो इसकी भुगत भोगी है। हमारा माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है गुजारे भत्ते को लेके, वो बहुत ही बेहतरीन फैसला है मुसलमान महिलाओं के लिए। तो सबसे पहले मैं कहूँगी क्योंकि उन लोगों के जो अधिकार हैं वो शरीयत के नाम पे छीने जाते हैं। जैसे गुजारा भत्ता है, वो कहते हैं कि इस औरत से हमारा रिश्ता नहीं है, हमारे साथ रह नहीं रही है, तो हम इसका गुजारा भत्ता क्यों देंगे। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी था हम जैसे मुसलमान औरतों के लिए, क्योंकि जिन्हें हर बात पे शरीयत का नाम ले लेके परेशान किया जाता है, कोर्टों में परेशान करा जाता है कि नहीं हमारी शरीयत में मुस्लिम लॉ जिसे कहते हैं उसमें अपनी शरीयत प्लस करके चलते। तो इस फैसले पर कोलकाता की नखोदा मस्जिद के मौलाना मोहम्मद शफीक कासमी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस पर शरीयत में पहले से ही नियम कायदे हैं, लेकिन भरण पोषण वाली बात इस्लामी शरिया के खिलाफ है और मुस्लिम पुरुषों पर ज्यादती है। अपनी बीवी को तलाक देता है तो उसको दैन महर तो देता है, 3 महीने का इद्दत का खर्च भी देता है और कुरान में बताया गया है मताउम बिल मारूफ, यानी अपनी हैसियत के हिसाब से एक सूटेबल गिफ्ट दे करके उसको मारूफ तरीके से रुखसत करना है। तो ये ऑलरेडी पहले से है। अलबत्ता ये जो मेंटेनेंस का जुमला जो है कि वो अपने शौहर से जब तक के वो दूसरी शादी न कर ले या जब तक वो हयात से है, जब तक मर न जाए, शौहर से मेंटेनेंस लेना, ये इस्लामिक शरिया के खिलाफ है। ये आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बारिश की। भोपाल में 12 जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जाहिर की गई है। नर्मदापुरम बैतुल रिवा में बारिश की चेतावनी जाहिर की गई है और सीधी मऊगंज सतना में बारिश की चेतावनी है। छिंदवाड़ा सिवनी मंडला में बारिश की चेतावनी, पन्ना मैहर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 12 जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी और इन 12 जिलों में बारिश होगी तो इसलिए थोड़ा सावधान सतर्क रहने की जरूरत है। प्रशासन को आंखें खोलने की जरूरत है ताकि जगह जगह पर जल जमाव की स्थितियां ना हो और आम लोगों को परेशानी ना हो, क्योंकि कई बार बरसाती मौसम में जब नाले भर जाते हैं, नदियां उफान पर होती हैं, तो ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी मैदानी इलाकों में रह रहे लोगों को होती है और इसीलिए मौसम विभाग की तरफ से पहले चेतावनी जाहिर की गई है। शैलेंद्र चौहान संवाददाता साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है, क्या जानकारी आपके पास, कहां-कहां होने वाली है दमदार बारिश?
देखिए, पूरे प्रदेश में मानसून छाया हुआ है और लगातार पिछले 3 दिन से 95% मध्य प्रदेश बारिश से भीग रहा है। सभी जिले लगातार बारिश से झूमते हुए, बारिश में भीगते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि लगातार बारिश के साथ ही तालाबों का जल स्तर भी बढ़ रहा है। अगर बात की जाए बैतूल और मंडला, बालाघाट, इन सभी जो जिले हैं यहाँ पर अच्छी बारिश हो रही है। किसानों में भी खुशी का माहौल है क्योंकि बोवनी का समय नजदीक आ गया है और किसान भी अब अपनी फसलों की बोवनी करने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं मानसून लगातार अच्छा है और 12 जिले से जहां पर बारिश अच्छी ज्यादा बताई गई है, जहां पर अलर्ट भी जारी किया गया है कि थोड़ा एहतियातन यहां पर जो नदी, तालाब, पुल पुलियाएं हैं उनके पास से संभल कर गुजरे और ऐसे किसी भी जोखिम वाले स्थान पर ना जाएं जो कि बड़े झरने, प्राकृतिक जहां पर रिस्क होती है। तो सभी तरह का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और यह भी बताया कि आने वाले 24 घंटे में 12 जिले जहां पर ज्यादा तेज बारिश होगी, इसके अलावा मध्य प्रदेश के बाकी जो जिले हैं 40 से ज्यादा, वहां पर मध्यम बारिश होगी। लेकिन दिन भर बादल छाए रहेंगे और बारिश का मौसम बना रहेगा और रिमझिम तो कहीं मूसलधार तो कहीं पर झमाझम बारिश होती रहेगी। तो सभी को अलर्ट होने के साथ ही किसान भी बोवनी में जुट गए और आने वाले 24 घंटे में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। पिछले साल क्या मौसम ऐसा ही था शैलेंद्र? क्योंकि आप तो भोपाल में ही रहते हैं, आपने मौसम को अच्छे से भापा होगा कि पिछले साल भी इस महीने में क्या बारिश ऐसी ही हुई थी या पिछले साल के मुकाबले थोड़ी कम हुई है? देखिए, अगर अपन यह बात की जाए पिछले साल के मुकाबले की, तो निश्चित ही करीब 5 से 7 इंच बारिश अभी कम है और यह माना जा रहा है कि इस बार थोड़ा सा मानसून क्योंकि 10 से 12 दिन लेट था, इस वजह से बारिश में अभी थोड़ा मध्य प्रदेश पिछड़ा है। लेकिन अगर भोपाल की बात की जाए तो भोपाल का बड़ा तालाब अभी 7 फीट खाली है और ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले 1 महीने या 15 दिन में ये पूर्ति भी हो जाएगी क्योंकि सिस्टम अच्छा जोरदार बना हुआ है, बारिश का हेल्दी सिस्टम है। तो निश्चित ही सभी जगह अच्छी बारिश आने वाले दिनों में होगी और ये पिछले साल तो अभी क्योंकि मौसम विभाग ने सावधानी जाहिर की है और आशंका जताई है कि हो सकती है काफी तेज बारिश, तो इसलिए थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। एक समय था जब मध्य प्रदेश को सैकड़ों शेरों के लिए जाना जाता था, लेकिन आज एक समय है जब टाइगर स्टेट एमपी में बाघों की लगातार मौत हो रही है। एमपी में पिछले 6 महीने में 23 बाघों की मौत हो गई है और बांधवगढ़ में 6 महीने में 12 बाघों की मौत हुई है। बाघों की मौत के मामले में एमपी नंबर 1 हो चुका है। साल 2012 से 2022 के बीच 65 टाइगर्स की मौत हो गई है। तो बाघों की मौत में एमपी अब नंबर 1 बन रहा है। क्यों, ये भी आपको बता देते हैं। 6 महीनों में 23 बाघों की मौत। बांधवगढ़ में 6 महीने में 12 बाघों की मौत। बांधवगढ़ सबसे मशहूर टाइगर देखने यहाँ लोग आते हैं। 2012 से 2022 के बीच 65 बाघों की मौत हो गई है। चिंता का विषय, सक्रिय शिकारी की वजह से मौत हो रही है, एक रिपोर्ट कहती है। एक रिपोर्ट के तहत कहा यह जा रहा है कि बाघों की मौत के पीछे स्टाफ की लापरवाही भी एक मुख्य वजह हो सकती है। खबर नर्मदापुरम से है, जहां जिला अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में 2 पक्षों में मारपीट हो गई है और एक निजी रिजॉर्ट में हुए विवाद के बाद अस्पताल में दोनों पक्ष एमएलसी के लिए पहुंचे थे, लेकिन यहां पर दोनों पक्ष वापस भिड़ गए। मारपीट में 6 लोग घायल हुए हैं और 2 को इलाज के लिए रेफर किया गया है अस्पताल। विवाद की सीसीटीवी फुटेज भी अब वायरल हो रही है। ये देखिए तस्वीर अब आपको दिखाते हैं, जहां आप देखेंगे कैसे जो 2 पक्ष है वो आपस में लड़ते भिड़ते नजर आ रहे हैं। ना ही ये सड़क है, ना ही ये चौराहा है। पुलिस भी मौके पर मौजूद है, बावजूद इसके सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। ये अस्पताल है जहां जिसको साइलेंट जोन घोषित किया जाता है। आसपास में हॉर्न बजाना भी मना होता है, बावजूद इसके ये हंगामा अस्पताल के अंदर ही दिखाई दिया। 2 पक्ष आपस में इस तरीके से भिड़ते लड़ते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने बहुत समझाने की कोशिश की। किस बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई ये अब तक नहीं पता चल सका है। हालांकि अब जो है किसी तरह इन दोनों ही पक्षों को शांत कराया गया। शैलेंद्र कौरव संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या वजह थी जो 2 पक्ष आपस में लड़ते भिड़ते नजर आए? जी, बीती रात इटारसी रोड स्थित एक निजी रिजोर्ट में एक कार्यक्रम चल रहा था। वहां पर किसी बात को लेकर इन युवकों के बीच में विवाद हुआ था और 2 पक्ष बने थे और जब झगड़ा हुआ रिजोर्ट में, उसके बाद इन्हें एमएलसी के लिए अस्पताल लाया गया।
अस्पताल में फिर जैसे ही एमएलसी चल रही थी, दूसरा पक्ष पहुंचा और उसने मारपीट शुरू कर दी। और मारपीट के जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं उसमें देखा जा सकता है कि किस प्रकार से मारपीट हुई है। अस्पताल का पूरा जो इमरजेंसी रूम है उसमें जगह जगह खून के थक्के और फटे हुए कपड़े, ये सब चीजें देखने को मिल रही हैं। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो विवाद की जानकारी लगी, लोगों को अलग करने की कोशिश की गई। तकरीबन 6 लोग इस विवाद में घायल हुए हैं, जिनमें से 2 लोगों को जिला अस्पताल से भी रेफर किया गया है। फिलहाल दोनों ही मामलों में रिजॉर्ट में जो घटना हुई थी उसकी देहात थाने में कायमी की कार्रवाई की जा रही है और जिला अस्पताल में जो विवाद हुआ था उसकी कायमी कोतवाली थाने में कर रही है और पुलिस इन लोगों की गिरफ्तारी के प्रयास भी कर रही है। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। नरसिंहपुर में किशोरी को बेचने और जबरदस्ती शादी कराने का संगीन मामला सामने आया है। दरअसल कटनी मुड़वारा रेलवे स्टेशन से 2 लोगों ने कुछ दिन पहले इस एक नाबालिग लड़की का अपहरण किया, फिर उसे करेली के रेवा नगर में 1,45,000 में बेच दिया और जबरदस्ती शादी भी कराई। बताया यह जा रहा है कि पीड़ित नाबालिग के साथ दुष्कर्म भी किया गया। अब किशोरी अपहरणकर्ताओं के चंगुल से भागकर करेली पुलिस के पास पहुंची और मदद की गुहार लगाई है। पुलिस ने मामले में कटनी से 2 और कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता 18 साल से कम की बच्ची है। उसको मुड़वाड़ा स्टेशन पे जब वो आ गई थी, मजदूरी करने गई थी अपने गांव से बाहर, तो मुड़वाड़ा स्टेशन पे आई तो एक पुरुष और एक महिला ने जो है जबरदस्ती उसे अपने पास जो है ले गए। कटनी में जो है बेसिकली कहीं कुछ जगह जो उसको रखा, बंधक बना करके रखा। बंधक बनाने के बाद फिर उसको यहाँ पर लाकर नरसिंहपुर में करेली में उनकी शादी करा दी। किसी तरह से छिपते छिपाते जब वो बच्ची जो है राकई गांव पहुंची तो वहाँ पे पब्लिक की मदद से हमारे पास सूचना आई। हमने तत्काल जो है सभी रेलेवेंट सेक्शंस में जो है FIR दर्ज की और FIR दर्ज करने के 24 घंटे के अंदर जो भी कंसर्न 5 आरोपी हैं उन सभी की गिरफ्तारी की। मनेंद्रगढ़ में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला, जहां 2 बाइक की आमने सामने से भिड़ंत हो गई और महिला सहित 3 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों को जनकपुर अस्पताल में भर्ती किया गया है और तेज रफ्तार का सिलसिला। भीषण सड़क हादसा, 2 बाइक की आमने सामने से भिड़ंत हो गई है। 3 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। मनेंद्रगढ़ पर हादसा हुआ। बस्तर में एक ही परिवार के 4 सदस्यों ने घर वापसी की है। चारों ने अपनाया है सनातन धर्म। 20 साल पहले दूसरा धर्म अपना लिया था। पूजा अर्चना कर लौटे हैं अपने मूल धर्म में। हिंदूवादी संगठनों ने उनका स्वागत किया है। बिलासपुर में जेसीबी ड्राइवर पर मलबा गिर गया। पानी की टंकी तोड़ते समय हादसा हुआ है और हादसे में जेसीबी चालक घायल हो गया है। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल यहां पर जेसीबी से जो ड्राइवर है वो मलबा गिरा रहा था, लेकिन इस बीच पानी की टंकी तोड़ने के समय बहुत बड़ा हादसा हुआ और अचानक से जेसीबी पर ही एक टुकड़ा पूरा मलबे का आकर गिर गया। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बिलासपुर में जेसीबी ड्राइवर पर मलबा गिर गया। पानी की टंकी तोड़ रहा था वो और देखते ही देखते इतना बड़ा हादसा। हादसे में जेसीबी चालक घायल है। घटना का वीडियो अब वायरल हो रहा है। ये पानी की टंकी, ये कोई छोटी सी टंकी नहीं है, बल्कि आप देखिए ये पानी की टंकी है और इसी को तोड़ने का कार्य चल रहा था ताकि एक बार फिर से इसको ढंग से बनाया जा सके, इसका निर्माण सही तरीके से किया जा सके। इस बीच एक जेसीबी जो कि यहाँ पर तोड़ने के लिए पहुंची थी, पानी की टंकी को देखते ही देखते पूरी की पूरी पानी की टंकी जेसीबी पर ही गिर गई और ऐसे में ड्राइवर के घायल होने की खबर सामने आई है। और अब बात बिलासपुर की करेंगे, जहां नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। 13 साल की नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। नशीली दवा खिलाकर गैंगरेप किया गया। नाबालिग दोस्त पर ही रेप का आरोप है। नाबालिग दोस्त और उसके साथी पर गैंगरेप का आरोप है। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। बिलासपुर का यह मामला। उमेश मौर्य संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। उमेश, क्या जानकारी आपके पास?
देखिए, ये पूरी घटना जो है सरकंडा थाना क्षेत्र के विवेकानंद रेसिडेंसी की है। एक किशोरी है, उसका नाबालिग जो दोस्त है वो लड़की की अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देकर उसे पहले अकेले में अंधेरे में बुलाया, उसके बाद अपने दोस्त के साथ बारी बारी से उसने दुष्कर्म किया। पूरी घटना की शिकायत परिजनों ने थाने में दर्ज कराई है। पुलिस इस पूरे मामले पर जो दोनों आरोपी हैं उनको हिरासत पे लेकर पूछताछ कर रही है। फिलहाल एक बड़ी घटना निकलकर सामने आई है जिसमें जांच जारी है। जी, बहुत शुक्रिया उमेश जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए अब एक नजर टॉप 20 खबरों की ओर।